सालों तक किसी को भी यह पक्का पता नहीं था कि बर्गहोफ के दरवाजों के पीछे क्या चल रहा था। तीसरे रेह के सबसे गुप्त संबंधों को सेंसरशिप, प्रचार और चुप्पी की परतों के नीचे सावधानी से छिपाया गया था। केवल बिखरे हुए टुकड़े ही बचे हैं, कोडित चिकित्सा नुस्खे, इंटरसेप्ट किए गए पत्र, कभी प्रकाशित न होने वाली तस्वीरें। ईवा ब्राउन सिर्फ तानाशाह की रखेल नहीं थी। उसकी भूमिका, उसका प्रभाव और हिटलर के साथ उसकी अंतरंग बातचीत 1945 में ही दफन हो गई। लेकिन दशकों बाद जो फाइलें सामने आईं, वे एक अलग कहानी बयां करती हैं, एक परेशान करने वाली कहानी। ये दस्तावेज वास्तव में क्या उजागर करते हैं? नाजी शासन के दौरान कौन से यौन रहस्य छिपाए गए थे और इतने सारे गवाहों ने चुप रहना क्यों चुना? छिपा हुआ फ्यूहरर, हिटलर की निषिद्ध अंतरंगता। 1945 में डॉक्टर थियो मोरेल से जब्त किए गए मेडिकल रिकॉर्ड में गुप्त संदर्भ हैं जो तीसरे रेह के सबसे परेशान करने वाले रहस्यों में से एक को उजागर करते हैं। नियमित नुस्खों और पारंपरिक निदानों में असामान्य अंतरंग गतिविधियों से संबंधित शिथिलता के लिए उपचार शामिल हैं, जिनकी फ्यूहरर को बढ़ती आवृत्ति के साथ आवश्यकता थी। हालांकि ये दस्तावेज व्यंजनापूर्ण चिकित्सा भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन ये बताते हैं कि एडोल्फ हिटलर की कामुकता बेहद असामान्य पैटर्न के अनुसार संचालित होती थी, जिसे ईवा ब्राउन में न केवल संतुष्टि मिली बल्कि व्यवस्थित मान्यता भी मिली। हिटलर के युवा साथी ऑगस्ट कुबिजेक ने दशकों बाद लिंज में उनके साथ बिताए गए किशोरावस्था के अनुभवों का खुलासा किया। लगातार हस्तमैथुन और कट्टर ब्रह्मचर्य के दौर, अपनी भतीजी गेली राउबल जैसी अप्राप्य महिलाओं के प्रति कामुक जुनून और अपनी ही उम्र की महिलाओं के साथ सामान्य शारीरिक संपर्क स्थापित करने में लगातार असमर्थता। ये पैटर्न उनके राजनीतिक उत्थान के दौरान स्पष्ट हो गए, जब उन्होंने व्यक्तिगत यौन रोग को सार्वजनिक करिश्मे के साधन में बदल दिया। जर्मनी के लिए समर्पित राजनीतिक ब्रह्मचर्य की रणनीति केवल प्रचारात्मक नहीं थी, यह वास्तव में समस्याग्रस्त कामुकता को दर्शाता है, जिसे हिटलर ने जनता पर सत्ता हासिल करने के लिए आत्मसात करना सीखा था। अपने निजी जीवन के सार्वजनिक खंडन ने उनके राजनीतिक आकर्षण को तेजी से बढ़ाया, व्यक्तिगत दमन को सामूहिक आकर्षण की शक्ति में बदल दिया, जिसने विशेष रूप से जर्मन महिलाओं को आकर्षित किया, जो एकांत प्रिय नेता को छुड़ाने के बारे में कल्पना करती थीं। ईवा ब्राउन इस दुष्क्रियाशील मनोविज्ञान के लिए एकदम सही प्रयोग का प्रतिनिधित्व करती है। 17 साल की उम्र में उसके पास कोई पूर्व यौन अनुभव नहीं था जो प्रतिकूल तुलना उत्पन्न कर सके। उसकी चरम युवावस्था ने हिटलरी कामुकता की विशेषता वाले पूर्ण वर्चस्व की कल्पनाओं को संतुष्ट किया, जबकि उसकी स्पष्ट मासूमियत ने तेजी से विस्तृत न्यूरोसिस को प्रोजेक्ट करने के लिए आदर्श स्क्रीन प्रदान की। उनके रिश्ते के पहले महीनों में ऐसी गतिशीलता स्थापित हुई जो 13 साल तक अपरिवर्तित रही। हिटलर ने छिटपुट लेकिन गहन ध्यान दिया, त्याग और सुलह के चक्रों का निर्माण किया, जिसने ईवा में एक रोगात्मक भावनात्मक निर्भरता पैदा की। उसने आत्महत्या के प्रयासों सहित बढ़ती हताश प्रलोभन रणनीतियों के साथ जवाब दिया, जिसे हिटलर ने खतरे के रूप में नहीं बल्कि उसकी व्यक्तिगत अप्रतिरोध्यता की पुष्टि के रूप में व्याख्या किया। हेनरिक हॉफमैन ने 1946 में पूछताछ के दौरान कहा कि ईवा ने हिटलर की यौन प्राथमिकताओं के गहरे परेशान करने वाले पहलुओं की खोज की थी, जिसने उसे गंभीर रूप से आघात पहुंचाया था। हालांकि हॉफमैन ने विवरण देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके अप्रत्यक्ष संदर्भ म्यूनिख वेश्याओं की गवाही से मेल खाते हैं, जिन्होंने हिटलर के यौन व्यवहार का वर्णन अपमान, दर्द और पूर्ण नियंत्रण की कल्पनाओं पर केंद्रित किया था, जिसके लिए भागीदारों को भावनात्मक रूप से खुद को नष्ट करने के लिए तैयार होना पड़ता था। ओयसेस द्वारा डॉ. वॉल्टर लैंगर से करवाए गए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में यौन व्यवहारों के बारे में साक्ष्यों पर आधारित अटकलें शामिल थीं, जिसमें सैडोमैसोचिस्टिक तत्व, सहमति से बलात्कार की कल्पनाएं और शारीरिक तरल पदार्थों के प्रति जुनून शामिल था, जिसे हिटलर ने नस्लीय शुद्धिकरण से जोड़ा था। इन गतिविधियों के लिए एक विशिष्ट यौन साथी की आवश्यकता होती है, युवा, विनम्र, अपमानजनक भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार और पूरी तरह से उसकी स्वीकृति पर निर्भर। ईवा ने जो विकसित किया, उसे समकालीन मनोवैज्ञानिकों ने व्यवस्थित यौन शोषण से उत्पन्न जटिल आघात सिंड्रोम के रूप में पहचाना। उसकी खंडित डायरियों में हिटलर की रुचि बनाए रखने के लिए उसे खेले जाने वाले विशेष खेलों का वर्णन है, प्रदर्शन,
जिसने उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से तबाह कर दिया, और ठीक होने की अवधि जिसमें मोरेल द्वारा दी जाने वाली दवाओं की आवश्यकता थी उन चोटों का इलाज करने के लिए जिन्हें उनके कारणों को बताए बिना चिकित्सकीय रूप से समझाया नहीं जा सकता था। उनके निजी स्थानों का वास्तुशिल्प लेआउट विशेष रूप से इन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अलग अलग बेडरूम के अलावा वहां एक विशेष प्रक्षेपण कक्ष था जो चल दर्पण, नियंत्रणीय प्रकाश व्यवस्था, विशिष्ट फर्नीचर और उपकरणों से सुसज्जित था, जिन्हें सूची में निजी मनोरंजन के लिए विशेष उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कमरा बर्गॉफ की किसी भी आधिकारिक फ्लोर प्लान पर दिखाई नहीं देता है। हिटलर द्वारा ईवा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपनाम उसके मूड के आधार पर उससे निभाई जाने वाली विभिन्न यौन भूमिकाओं के लिए कोड के रूप में काम करते थे। हासी ने शिशु व्यवहार को प्रेरित किया जो मासूमियत को भ्रष्ट करने की कल्पनाओं को संतुष्ट करता था। शैडजी शारीरिक वर्चस्व के सत्रों को इंगित करता है जिसमें दंड और पुरस्कार के तत्व शामिल होते हैं। चैपरल उन गतिविधियों को इंगित करता है जिनके लिए विशिष्ट वेशभूषा और नकली बलात्कार परिदृश्यों के अभिनय की आवश्यकता होती है। गर्ट्रूड वेस्कर ने अपनी यात्राओं के दौरान देखा कि ईवा ने पल की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व अपनाए। वह एक परिष्कृत वयस्क महिला से एक कमजोर बच्चे में, एक सुंदर परिचारिका से एक सेक्स गुलाम में, एक बौद्धिक साथी से शारीरिक संतुष्टि की वस्तु में तुरंत बदल सकती थी। ये काया पलट सतही प्रदर्शन नहीं थे बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक विघटन थे जो संरचनात्मक पहचान आघात को प्रकट करते थे। अल्बर्ट स्पीयर ने 1971 में एक निजी साक्षात्कार के दौरान उसकी अंतरंगता के बारे में सबसे स्पष्ट गवाही दी। उन्होंने गलती से एक रात का दृश्य देखा था जिसे उन्होंने बहुत परेशान करने वाला बताया और जो किसी भी वैचारिक विश्लेषण से बेहतर हिटलर के राजनीतिक व्यक्तित्व को समझाता है। हालांकि उन्होंने जो देखा उसका विवरण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें शारीरिक हिंसा और मनोवैज्ञानिक गिरावट शामिल थी जिसे ईवा सामान्य दिनचर्या के रूप में स्वीकार करती थी। ईवा और उसके म्यूनिख स्त्री रोग विशेषज्ञ के बीच पत्राचार में पारंपरिक यौन गतिविधि के साथ असंगत शारीरिक आघात के लिए नियमित उपचार का दस्तावेज है। चिकित्सा विवरण हालांकि नैदानिक शब्दावली में संहिताबद्ध है, आंतरिक चोटों, अस्पष्टीकृत चोटों और बार बार होने वाले संक्रमणों का सुझाव देता है जिसके लिए एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता होती है, जिसे तब प्रायोगिक माना जाता था। हिटलर के साथ लंबे समय तक सहवास के बाद ये उपचार तेज हो गए थे। दोनों के बीच अस्थायी अलगाव के पैटर्न सीधे तौर पर ईवा द्वारा अनुभव किए गए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात की गंभीरता से संबंधित थे। लंबे समय तक अलगाव की अवधि के दौरान विवेकपूर्ण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसका वर्णन रिकॉर्ड में निजी गतिविधियों से संबंधित जटिलताओं के रूप में किया गया है। मोरेल ने इन घरेलू आपात स्थितियों को प्रबंधित करने के लिए विशिष्ट चिकित्सा प्रोटोकॉल विकसित किए, बिना किसी समझौता दस्तावेज तैयार किए। 13 साल तक सक्रिय यौन संबंध के दौरान गर्भधारण न होने को पारंपरिक रूप से बच्चों से बचने के लिए सचेत निर्णय के रूप में माना जाता है। हालांकि मेडिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि आंतरिक आघात के परिणाम स्वरूप गंभीर जटिलताओं के बाद ईवा ने 1934 में सर्जिकल नसबंदी करवाई थी। इस प्रक्रिया को मोरेल ने इसकी वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए निवारक उदर शल्य चिकित्सा के बहाने अंजाम दिया था। ईव में हिटलर को अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों के लिए एकदम सही यौन साथी मिल गया था, एक ऐसी महिला जो दर्द को प्यार, अपमान को विशेषाधिकार और प्रगतिशील आत्मविनाश को असाधारण समर्पण के सबूत के रूप में समझती थी। उनका रिश्ता एक निजी प्रयोगशाला की तरह काम करता था जहां वह पूर्ण नियंत्रण की कल्पनाओं के साथ प्रयोग करता था, जिसे वह बाद में पूरी आबादी के खिलाफ नरसंहार के पैमाने पर लागू करेगा। दंपत्ति की असंतुलित कामुकता नाजी विचारधारा से अलग नहीं थी। यह उसकी सबसे अंतरंग अभिव्यक्ति थी। वर्चस्व, अमानवीयकरण और दूसरे के विनाश की वही गतिशीलता जो होलोकॉस्ट की विशेषता थी, उनके बेडरूम में लघु रूप में प्रकट हुई थी। ईवा किसी शक्तिशाली व्यक्ति का आकस्मिक शिकार नहीं थी, बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला थी जहां हिटलर ने व्यवस्थित विनाश की तकनीकों को परिष्कृत किया जिसे वह लाखों मनुष्यों पर लागू करेगा। हिटलर के साथ उनकी अंतिम मृत्यु पारस्परिक विनाश पर आधारित रिश्ते की तार्किक परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। वह रोमांटिक प्रेम के लिए नहीं, बल्कि यौन आत्मविनाश की प्रक्रिया की परिणति के रूप में मरी थी, जो 1929 में शुरू हुई थी और बर्लिन बंकर के साइनाइड में अपनी अंतिम अभिव्यक्ति तक पहुंची थी।
उनकी आत्महत्या एक ऐसे रिश्ते का अंतिम चरमोत्कर्ष थी जो अपनी शुरुआत से ही 13 वर्षों तक सर्जिकल परिशुद्धता के साथ लागू अंतरंग हिंसा का एक परिष्कृत रूप था। ईवा ब्राउन, वह किशोरी जिसने तानाशाह को बहकाया। ईवा अन्ना पौला ब्राउन का स्कूल मेडिकल रिकॉर्ड, जो 1925 से म्यूनिख में संग्रहीत है, एक 13 वर्षीय लड़की का वर्णन करता है जिसने ऐसे लक्षण प्रदर्शित किए जो आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा विघटनकारी प्रवृत्तियों के साथ नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार के रूप में पहचाने जाने वाले लक्षणों के अग्रदूत थे। कॉन्वेंट की ननों ने ऐसे व्यवहारों को दर्ज किया जिसमें कमजोर महिला साथियों के साथ व्यवस्थित छेड़छाड़, शारीरिक व्यायाम के दौरान प्रदर्शनवाद के प्रकरण और पुरुष अधिकारियों के जानबूझकर बहकावे के रूप में वर्णित व्यवहार शामिल थे। ये व्यवहार सामान्य किशोरावस्था की शरारतों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, बल्कि एक अपरिपक्व और रणनीतिक रूप से चालाकीपूर्ण कामुकता की शुरुआती अभिव्यक्तियां थीं। ईवा ने पाया था कि उसके शारीरिक आकर्षण को सामाजिक विशेषाधिकारों में बदला जा सकता है। उसने प्रलोभन तकनीकें विकसित कीं जिन्हें उसने बाद में ऐतिहासिक रूप से विनाशकारी परिणामों के साथ लागू किया। उसकी यौन अपरिपक्वता एक ऐसे माहौल में सामाजिक शक्ति के एक उपकरण के रूप में काम करती थी जहां युवा महिलाओं के पास औपचारिक अधिकार का अभाव था। श्वाबिंग परिवार के घर ने इन विकृतियों के विकास के लिए एकदम सही संदर्भ प्रदान किया। फ्रेडरिक ब्राउन उदार कैथोलिक पदों से राष्ट्रवादी अधिनायकवाद की ओर विकसित हुए थे, जिसने नाजीवाद के लिए उनकी भविष्य की सहानुभूति को दर्शाया। फ्रांजिस्का ने एक दमनकारी धार्मिकता को मूर्त रूप दिया, जिसने असंभव स्त्री शुद्धता का उपदेश देते हुए जुनूनी रूप से पाप का यौनकरण किया। पितृसत्तात्मक अधिकार और मातृदमन के इस संयोजन ने ईवा में एक व्यक्तित्व का निर्माण किया जो विद्रोही अपराध और नैतिक स्वीकृति की बाध्यकारी आवश्यकता के बीच विभाजित था। सिम्बाच बोर्डिंग स्कूल के अनुशासनात्मक अभिलेखों में कई घटनाओं का उल्लेख है जो उसके व्यक्तित्व के विकास को उन पैटर्न की ओर ले जाती हैं जो हिटलर के साथ उसके वयस्क संबंधों की विशेषता होगी। मदर सुपीरियर ने बाध्यकारी हस्तमैथुन के प्रकरणों का उल्लेख किया जिसके लिए चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, साथ ही छात्रों के बीच रात्रिकालीन सेक्स गेम का आयोजन और ऐसे व्यवहार जिन्हें ननों ने प्रभुत्व और अधीनता के तत्वों के साथ वैवाहिक कृत्यों का अनुकरण के रूप में वर्णित किया। 1987 में खोजे गए इन वर्षों के दौरान ईवा के निजी पत्राचार से प्रोफेसरों, पुजारियों और राजनीतिक हस्तियों सहित सत्ता में बैठे पुरुषों के बारे में विस्तृत कल्पनाएं सामने आती हैं। इन कल्पनाओं में जबरदस्ती, शारीरिक दंड और पूर्ण समर्पण के तत्व शामिल थे जो हिटलर के साथ उसके भविष्य के रिश्ते की गतिशीलता का अनुमान लगाते थे। ये किशोरावस्था की रोमांटिक कल्पनाएं नहीं थीं, बल्कि स्वैच्छिक कामुक अधीनता के परिष्कृत विस्तार थे। उनके समय की कैथोलिक यौन शिक्षा ने सिखाया कि महिला कामुकता केवल पुरुष सेवा और प्रजनन के लिए मौजूद है। यौन सुख एक नश्वर पाप है और महिला की संतुष्टि केवल वैवाहिक आत्म बलिदान के माध्यम से प्राप्त की जाती है। हालांकि ईव ने इन उपदेशों की विकृत व्याख्याएं विकसित की जिसने आत्मत्याग को अपने पुरुष साथियों पर मनोवैज्ञानिक शक्ति के स्रोत में बदल दिया। 1929 में बोर्डिंग स्कूल से उनका प्रस्थान जर्मनी में आर्थिक संकट के समय हुआ। ईवा के सामने अपनी कक्षा की युवा महिलाओं के लिए सीमित विकल्प थे: तत्काल विवाह, अस्थायी रोजगार या वित्तीय स्वतंत्रता की हताश खोज। हॉफमैन के फोटोग्राफी स्टूडियो का उनका चयन आकस्मिक नहीं था, बल्कि उन उद्योगों के रणनीतिक विश्लेषण का परिणाम था जहां महिला सौंदर्य एक निर्णायक पेशेवर लाभ हो सकता है। हेनरिक हॉफमैन ने नियोक्ता से कहीं अधिक काम किया। वह शक्तिशाली पुरुषों की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों की पहचान करने और उनका शोषण करने में माहिर एक सलाहकार बन गया। उसके संरक्षण में ईवा ने पुरुष व्यक्तित्वों का विश्लेषण करने, विशिष्ट यौन कल्पनाओं की पहचान करने और विशेष राजनीतिक ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालने की परिष्कृत तकनीकें सीखीं। हॉफमैन ने मूल रूप से नाजी अभिजात वर्ग के लिए एक बौद्धिक अनुरक्षण सेवा संचालित की। ईवा और हिटलर के बीच पहली मुलाकात हॉफमैन द्वारा सावधानीपूर्वक आयोजित की गई थी, जिन्होंने वर्षों के पेशेवर सहयोग के दौरान भावी फ्यूहरर की यौन प्राथमिकताओं का अध्ययन किया था। हिटलर ने बहुत ही युवा महिलाओं के प्रति विशेष आकर्षण दिखाया जो दिखने में मासूम थीं, लेकिन यौन रूप से उपलब्ध थीं, पूरी तरह से आर्थिक रूप से निर्भर थीं और बिना किसी नैतिक प्रश्न के अत्यधिक अधीनता की भूमिका निभाने के लिए तैयार थीं।
ईवा इस प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठती थी, लेकिन उसने कुछ ऐसे अनोखे तत्व जोड़े जो उसे पिछले उम्मीदवारों से अलग करते थे। उसके पास एक परिष्कृत चालाकी भरी बुद्धि थी जो तुच्छता के आवरण के नीचे छिपी हुई थी, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की क्षमता जिसने उसे मांग के अनुसार व्यक्तित्व अपनाने की अनुमति दी, और एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जिसने उसे हिटलर का ध्यान जीतने और बनाए रखने के लिए असाधारण प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उनके शुरुआती मुलाकात के बाद के महीनों में ईवा के प्रलोभन अभियान की व्यवस्थित प्रकृति का पता चला। सरल कोड में लिखी गई उनकी 1930 की डायरी में हिटलर की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, विभिन्न दृष्टिकोण रणनीतियों के साथ प्रयोग और परिणामों के आधार पर गणना किए गए व्यवहार समायोजन का विस्तृत विश्लेषण सामने आया है। यह कोई सहज रोमांस नहीं था, बल्कि एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध विजय अभियान था। इस अवधि के दौरान उसके शारीरिक परिवर्तन ने भी विशिष्ट उद्देश्यों का पालन किया। उसने अपनी चरम युवावस्था पर जोर देने के लिए अपनी पोशाक को संशोधित किया, ऐसे हेयर स्टाइल अपनाए जो उसे उसकी वास्तविक उम्र से कम उम्र का दिखाते थे, और हिटलर में सुरक्षात्मक और अधिकारपूर्ण प्रवृत्तियों को जगाने के लिए डिजाइन किए गए हाव भाव और भाषण पैटर्न विकसित किए। यह कायापलट एक प्राकृतिक विकास नहीं था, बल्कि लक्ष्य की मनोवैज्ञानिक प्राथमिकताओं पर सावधानीपूर्वक शोध का परिणाम था। आदान प्रदान किए गए पहले उपहारों से उनके आपसी आकर्षण की विचलित करने वाली प्रकृति का पता चलता है। हिटलर ने पारंपरिक आभूषण या फूल नहीं दिए, बल्कि विशिष्ट अर्थ वाली वस्तुएं दी। भविष्य के प्रशिक्षण के लिए चमड़े के कॉलर, कुत्तों की आज्ञाकारिता पर साहित्य और कामुक मुद्राओं में बाल मॉडलों की तस्वीरें। इन उपहारों ने प्रगतिशील यौन प्रशिक्षण की गतिशीलता पर आधारित रिश्ते की दिशा तय की। नाजी मंडली में ईवा का पहला आमंत्रण 1931 में हिटलर के गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट के समय हुआ था। गोएबल्स ने अपनी डायरी में लिखा है कि भावी फ्यूहरर अंतरंग कठिनाइयों से पीड़ित था, जो उसे नर्वस ब्रेकडाउन के कगार पर रखता था। ईवा की उपस्थिति ने तत्काल भावनात्मक स्थिरता प्रदान की, जिससे पुष्टि हुई कि उसका प्राथमिक कार्य उपचारात्मक था, विशिष्ट यौन न्यूरोसिस के लिए प्रक्षेपण वस्तु के रूप में कार्य करना। 1932 के आत्महत्या के प्रयास को पारंपरिक रूप से रोमांटिक हताशा के रूप में व्याख्यायित किया गया है, लेकिन चिकित्सा साक्ष्य अधिक जटिल प्रेरणाओं का सुझाव देते हैं। खुद को दिए गए घावों ने सर्जिकल सटीकता को दिखाया, जो वास्तविक जीवन के लिए खतरा पैदा किए बिना नाटकीय रक्तस्राव पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह हेरफेर का एक सुनियोजित कार्य था, जिसका उद्देश्य हिटलर में अपराध बोध और भावनात्मक निर्भरता पैदा करना था। एक ऐसी रणनीति जिसने विनाशकारी प्रभावशीलता के साथ काम किया। हिटलर की प्रतिक्रिया ने उसके यौन मनोविकृति के मूलभूत पहलुओं की पुष्टि की। ईवा की मानसिक अस्थिरता से घबराने के बजाय उसने इस इशारे को अपनी व्यक्तिगत अप्रतिरोध्यता की पुष्टि के रूप में व्याख्यायित किया। उसने हॉफमैन को घोषित किया कि ईवा ने उस तरह की पूर्ण निष्ठा का प्रदर्शन किया है जिसकी वह सभी महिलाओं से अपेक्षा करता है, जिसने एक मिसाल कायम की जो 13 साल बाद बर्लिन बंकर में समाप्त हुई। आत्महत्या के प्रयास के बाद ईवा में आए परिवर्तन नाटकीय और रणनीतिक थे। उसने व्यक्तिगत स्वायत्तता का सारा दिखावा त्याग दिया, हिटलर के प्रति पूर्ण समर्पण अपना लिया और एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित किया जिसे पर्यवेक्षकों ने मानव पालतू के रूप में वर्णित किया। जब हिटलर को मजा चाहिए होता तो वह चंचल होती, जब वह शांत रहना चाहता तो चुप रहती, बिना किसी भावनात्मक मांग के यौन रूप से उपलब्ध रहती। यह परिवर्तन मनोवैज्ञानिक आघात का परिणाम नहीं था, बल्कि परिष्कृत रणनीतिक गणना का परिणाम था। ईवा ने ठीक उसी तरह के साथी की पहचान की थी जिसकी हिटलर को मनोवैज्ञानिक स्थिरता के लिए आवश्यकता थी, और उसने उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से पुनर्गठित किया था। वह परिस्थितियों की शिकार नहीं थी, बल्कि सामाजिक उन्नति की रणनीति के रूप में अपने स्वयं के वस्तुकरण की सचेत वास्तुकार थी। 1933 के अंत तक ईवा ने महत्वाकांक्षी फोटोग्राफी सहायक से उभरते तानाशाह के लिए आदर्श यौन साथी तक अपना रूपांतरण पूरा कर लिया था। उसने हिटलर की मनोवैज्ञानिक जरूरतों का सही प्रतिबिंब बनने के लिए जानबूझकर अपनी सारी व्यक्तिगत पहचान का त्याग कर दिया था। उसका सफल परिवर्तन उसे तीसरे रेह की सबसे शक्तिशाली महिला बना देगा, भले ही वह शक्ति केवल बढ़ती विनाशकारी पुरुष कल्पनाओं की पूर्ति के माध्यम से संचालित हो। गुप्त किला, बर्गॉफ में छिपा हुआ जीवन। बर्गॉफ के लिए अवर्गीकृत वास्तुशिल्प योजनाओं से एक भूमिगत बुनियादी ढांचे के अस्तित्व का पता चलता है जिसका कभी आधिकारिक खातों में उल्लेख नहीं किया गया।
मुख्य निवास को विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन की गई सहायक इमारतों से जोड़ने वाली सुरंगें। इन संरचनाओं में संवेदनशील सामग्री विकसित करने के लिए फोटोग्राफिक प्रयोगशालाएं, विशेष उपकरणों के साथ प्रक्षेपण कक्ष और ऑडियो निगरानी उपकरणों से सुसज्जित विशेष मेहमानों के लिए अपार्टमेंट के रूप में संदर्भित दस्तावेज शामिल थे। इस भूमिगत नेटवर्क ने बर्गॉफ को अल्पाइन निवास से कहीं ज्यादा जटिल चीज में बदल दिया। ये पूर्ण विवेक की आवश्यकता वाली गतिविधियों के लिए एक संचालन केंद्र के रूप में काम करता था। ईवा ने इस प्रणाली को व्यावसायिक दक्षता के साथ प्रबंधित किया, शेड्यूल का समन्वय किया, विशेष कर्मियों का प्रबंधन किया और गुप्त स्थानों में होने वाली सभी गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा। दैनिक दिनचर्या सुबह 5 बजे शारीरिक कंडीशनिंग सत्रों के साथ शुरू होती थी, जिसकी देखरेख विशेष तकनीकों में प्रशिक्षित एसएस प्रशिक्षकों द्वारा की जाती थी। ये वर्कआउट सौंदर्य संबंधी लक्ष्यों से आगे बढ़कर विशिष्ट शारीरिक तैयारी को शामिल करते थे। अत्यधिक लचीलापन बढ़ाना, दर्द के प्रति प्रतिरोध विकसित करना और रिकॉर्ड में प्रदर्शन गतिविधियों के लिए कंडीशनिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रशिक्षकों ने मासिक मूल्यांकन रखा, जिसे मोरेल की चिकित्सा रिपोर्ट के साथ दर्ज किया गया था। बर्गॉफ स्टाफ ने पहुंच पदानुक्रम के अनुसार काम किया, जो सबसे अधिक समझौता करने वाली गतिविधियों के बारे में ज्ञान के स्तर को दर्शाता है। बाहरी सर्कल ने ईवा या हिटलर के साथ बातचीत किए बिना दृश्यमान उद्यान और संरचनाओं को बनाए रखा। मध्य सर्कल में सीमित पहुंच वाले घरेलू कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने अत्यधिक गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। आंतरिक सर्कल 10 से कम लोगों के पास पूरी पहुंच थी और वे सीधे संवेदनशील संचालन में शामिल थे। इनर सर्कल के सदस्यों ने निजी गतिविधियों के बारे में संवाद करने के लिए भाषाई कोड विकसित किए, बिना खुद को अवरोधन के जोखिम में डाले। फ्यूहरर भौगोलिक दस्तावेजों का अध्ययन करता है, अंतरंग सत्रों को इंगित करता है जिन्हें बाधित नहीं किया जाना था। फ्रॉलिन ब्राउन औपचारिक पोशाक का चयन करता है, विशिष्ट यौन गतिविधियों के लिए तैयारी को इंगित करता है, जिसके लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक सामग्री की जांच विशेष अश्लील सामग्री को देखने को संदर्भित करता है। भोजन में विशिष्ट आहार संयोजनों के माध्यम से ईवा के यौन प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोटोकॉल का पालन किया गया, जबकि हिटलर ने शारीरिक नियंत्रण और व्यक्तिगत शुद्धि के कारणों से सख्त शाकाहार को बनाए रखा। ईवा ने मोरेल द्वारा विकसित मेनू खाया, जिसमें बाल्टिक सीप, उत्तेजक योजक के साथ चॉकलेट और हर्बल अर्क से भरपूर वाइन शामिल थे, जो कामेच्छा और शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाते थे। पोषण संबंधी रिकॉर्ड ईवा के मूड और तत्परता पर विभिन्न खाद्य संयोजनों के प्रभावों को सावधानीपूर्वक दर्ज करते हैं। मोरेल ने विशिष्ट सेवन और यौन प्रदर्शन के बीच वैज्ञानिक सहसंबंध विकसित किए थे, योजनाबद्ध अंतरंगता की मांगों के अनुसार आहार को लगातार समायोजित किया था। कामुकता के लिए यह चिकित्सा दृष्टिकोण प्रयोगवादी मानसिकता को दर्शाता है, जो नाजी शासन के हर पहलू की विशेषता थी। शाम की व्यवस्था चाय पार्टियों के इर्द गिर्द होती थी, जिन्हें ईवा नाजी नेताओं की पत्नियों के लिए आयोजित करती थी। ये कार्यक्रम घरेलू जासूसी अभियानों के रूप में काम करते थे, जहां वह पारिवारिक गतिशीलता, वैवाहिक संबंधों और व्यक्तिगत कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती थी, जिसे बाद में उसने राजनीतिक हेरफेर के लिए हिटलर के साथ साझा किया। मेहमानों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि वे सुरुचिपूर्ण सामाजिक मेलजोल के रूप में छिपी हुई आपसी निगरानी में भाग ले रहे थे। ये सभाएं व्यवस्थित लूट से प्राप्त आर्थिक शक्ति के परिष्कृत प्रदर्शन के रूप में भी काम करती थीं। ईवा ने निर्वासित यहूदी परिवारों से जब्त किए गए आभूषणों को प्रदर्शित किया, कब्जे वाले देशों से चुराए गए कपड़ों से बने कपड़े पहने और संगठित लूट के माध्यम से प्राप्त विदेशी सामग्रियों से तैयार भोजन परोसा। उपस्थित लोगों ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किए बिना नरसंहार के भौतिक लाभों का जश्न मनाया। शाम के मनोरंजन में विशेष रूप से कमीशन की गई फिल्म सामग्री की स्क्रीनिंग शामिल थी, जिसमें राजनीतिक प्रचार को स्पष्ट कामुक सामग्री के साथ जोड़ा गया था। हिटलर ने उन अनूठी फिल्मों के निर्माण को वित्त पोषित किया था, जिनमें यौन वर्चस्व के दृश्यों को नाजी प्रतीकवाद के साथ मिश्रित किया गया था, जिससे वैचारिक पोर्नोग्राफी का निर्माण हुआ, जिसका उपयोग उन्होंने एक साथ व्यक्तिगत उत्तेजना और विचारधारा के लिए किया। ईवा ने इस संग्रह के क्यूरेटर के रूप में काम किया, हिटलर की मनोवैज्ञानिक स्थिति और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर सामग्री का चयन किया। सैन्य संकटों के दौरान उन्होंने ऐसी फिल्में चुनी जो आत्मविनाश और बलिदान पर जोर देती थीं। विजय के दौर में
उन्होंने ऐसी सामग्री को प्राथमिकता दी जो पूर्ण प्रभुत्व और दुश्मनों के अपमान का जश्न मनाती हो। हिटलर के मनोविज्ञान की उनकी समझ ने उन्हें गणना की गई दृश्य उत्तेजनाओं के माध्यम से उसकी भावनात्मक स्थिति में हेरफेर करने की अनुमति दी। विशेष समारोहों में नाजी सामाजिक जीवन के गहरे विकृत पहलुओं को उजागर किया गया। ईवा ने थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें घरेलू कर्मचारियों द्वारा कैदियों की यातना के दृश्यों को फिर से पेश करने, विशेष प्रभावों के साथ नकली फांसी और दुश्मन नेताओं की यौन पैरोडी शामिल थी, जो प्रतीकात्मक हिंसा के कृत्यों में परिणत हुई। इन तमाशों ने चरम क्रूरता के क्रमिक सामान्यकरण के रूप में कार्य किया। इन उत्सवों के दौरान ईवा को जो उपहार मिले वे यहूदी निर्वासन के दौरान की गई जब्ती से आए थे। प्रत्येक वस्तु में परिवार के दुख का एक प्रलेखित इतिहास था, जिसकी ईवा ने सावधानीपूर्वक जांच की, पश्चाताप से नहीं बल्कि रुग्ण आकर्षण से। वह चोरी की विशिष्ट परिस्थितियों को जानना चाहती थी, क्योंकि इससे उसे विनियोजित वस्तुओं का उपयोग करने में आनंद आता था। शाम के व्यायाम कार्यक्रम में शारीरिक कंडीशनिंग को विशेष तकनीकों के प्रशिक्षण के साथ जोड़ा गया, जिसमें दर्द नियंत्रण पर केंद्रित पूर्वी मार्शल आर्ट, कामुक समर्पण को व्यक्त करने के लिए नाजी प्रतीकवाद का उपयोग करने वाला व्याख्यात्मक नृत्य और चरम यौन लचीलापन बढ़ाने के लिए अनुकूलित योग शामिल हैं। इन वर्कआउट की देखरेख विशेषज्ञों द्वारा की गई, जिन्होंने ईवा की प्रगति के बारे में सीधे हिमलर को रिपोर्ट की। अल्पाइन ट्रेल्स पर रोजाना टहलना हिटलर और ईवा के बीच गुप्त संचार के साधन के रूप में काम करता था। इन भ्रमणों के दौरान उसने उसे सैन्य अभियानों, विनाश योजनाओं और राजनीतिक निर्णयों के बारे में वर्गीकृत जानकारी प्रदान की, जिसे बाद में उसने अपनी घरेलू योजना में शामिल कर लिया। अल्पाइन परिदृश्य उन चर्चाओं के लिए पूर्ण गोपनीयता प्रदान करता था जो संभावित रूप से निगरानी वाले स्थानों में नहीं हो सकती थीं। ईवा ने हिटलर के मूड को विशिष्ट राजनीतिक और सैन्य घटनाओं के साथ सहसंबंधित करते हुए कोडित रिकॉर्ड रखे। उसने उन पैटर्न की पहचान की थी जो उसे युद्ध संचालन की प्रगति के आधार पर उसकी यौन जरूरतों का अनुमान लगाने में सक्षम बनाते थे। जब पूर्वी मोर्चे से विनाशकारी खबरें आती थीं, तो वह जानती थी कि हिटलर को अंतरंग सत्रों की आवश्यकता होगी जो सैन्य कुंठाओं की भरपाई के लिए अत्यधिक नियंत्रण और प्रभुत्व पर जोर देते हैं। विंटर्स ने जबरन अलगाव के कारण मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को तीव्र कर दिया, जिसने समूह के सभी तनावों को सीमित स्थानों में केंद्रित कर दिया। ईवा ने कई दिनों तक चलने वाले अंतरंग उत्सव आयोजित किए और इसमें कर्मचारियों के बीच यौन प्रतियोगिताएं, कब्जे वाले क्षेत्रों से जब्त की गई सामग्री की प्रदर्शनी और आगंतुकों के लिए दीक्षा अनुष्ठान शामिल थे, जो नैतिक रूप से उनके साथ समझौता करते थे और उन्हें मूक साथी में बदल देते थे। विदेशी मेहमानों को ईवा द्वारा डिजाइन किए गए क्रमिक एकीकरण प्रोटोकॉल के अधीन किया गया, जो कि सामान्य रात्रिभोज से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे समझौतापूर्ण बातचीत, शो और गतिविधियों के संपर्क में आ गया। राजनयिक, व्यवसायी और कलाकार धीरे धीरे खुद को ऐसी स्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं जो उन्हें अनजाने में शासन के सहयोगी बना देती है। ईवा की निजी लाइब्रेरी में यौन मनोविज्ञान, वर्चस्व तकनीक, यातना का इतिहास और कामुक साहित्य पर 200 से अधिक खंड थे, जिनका उपयोग उसने हिटलर की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की अपनी समझ को परिष्कृत करने के लिए शोध सामग्री के रूप में किया। इन अध्ययनों ने उसे लगातार बढ़ती हुई जटिल और विनाशकारी कल्पनाओं को संतुष्ट करने के लिए नए तरीके विकसित करने की अनुमति दी। युद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान, जब हिटलर अक्सर सैन्य मुख्यालय से अनुपस्थित रहता था, ईवा ने एक सूक्ष्म जगत पर लगभग पूर्ण अधिकार का प्रयोग किया, जिसमें सर्वनाश की तैयारी के साथ साथ विलासिता का मिश्रण था। दैनिक दिनचर्या, मनोरंजन और सामाजिक संबंधों के बारे में उसके निर्णय एक ऐसे दिमाग को दर्शाते थे जिसने घरेलू प्रशासन पर लागू अधिनायकवादी तर्क को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, जिससे आदर्श नाजी राज्य का एक लघु मॉडल तैयार हुआ। अंतरंग प्रचार। ईवा ब्राउन का दृश्य संग्रह। बर्गहोफ से जब्त की गई तकनीकी फाइलों से पता चलता है कि ईवा ब्राउन के पास उस समय 1 लाख मार्क से ज्यादा कीमत के सिनेमैटोग्राफिक उपकरण थे, लेइका कैमरे जो गुप्त फिल्मांकन में माहिर थे, पेशेवर लाइटिंग सिस्टम जो रात में बिना किसी पहचान के रिकॉर्डिंग की अनुमति देते थे, तत्काल विकास के लिए रासायनिक प्रयोगशालाएं और संपादन सिस्टम जो बर्लिन के व्यावसायिक स्टूडियो से प्रतिस्पर्धा करते थे। यह तकनीकी निवेश एक व्यवस्थित दस्तावेजीकरण परियोजना के अस्तित्व को दर्शाता है जो शौकिया मनोरंजन से परे है।
स्मिथसोनियन विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी विश्लेषण ने फिल्मांकन पैटर्न की पहचान की, जिसके लिए उन्नत पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जटिल सिनेमाई दृष्टिकोणों का उपयोग, विशिष्ट नाटकीय प्रभाव बनाने के लिए प्राकृतिक प्रकाश का परिष्कृत हेरफेर और कथा संपादन तकनीकें जो दृश्य मनोविज्ञान की गहरी समझ को प्रदर्शित करती हैं। ईवा ने ये कौशल विशेष शिक्षा के माध्यम से हासिल किए थे, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं दिखाई देते हैं। हेनरिक हॉफमैन ने म्यूनिख में एक गुप्त दृश्य प्रचार अकादमी संचालित की, जहां उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए छवि हेरफेर में विशेषज्ञता वाले कर्मियों को प्रशिक्षित किया। 1963 में खोजे गए इस संस्थान के दस्तावेजों में ईवा को 1930 और 1932 के बीच एक विशेष छात्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उनके पाठ्यक्रम में सामूहिक मनोविज्ञान, वैकल्पिक कथाओं का निर्माण और घरेलू दस्तावेजीकरण के माध्यम से प्राधिकरण के आंकड़ों को मानवीय बनाने की तकनीकें शामिल थीं। ईवा की रिकॉर्डिंग एक साथ कई स्तरों पर प्रचार परिष्कार पर काम करती थी। उनकी सहज प्रतीत होने वाली फिल्में नाजी सत्ता की सौम्य प्रकृति के बारे में विशिष्ट संदेश देने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध स्क्रिप्ट का पालन करती थीं। जब उन्होंने हिटलर को जानवरों को खिलाते हुए फिल्माया तो उन्होंने जानबूझकर एक दयालु नेता की छवि बनाई। जब उन्होंने पारिवारिक समारोहों को रिकॉर्ड किया तो उन्होंने एक समृद्ध और मानवीय शासन के दृश्य साक्ष्य बनाए। इन सत्रों की रूपरेखा ईवा की डायरियों में हाशिए पर लिखे नोटों के माध्यम से फिर से बनाई गई है, जो विस्तृत पूर्व योजना को प्रकट करती है। विशिष्ट कथात्मक उद्देश्य, आवश्यक दृश्य तत्व, संप्रेषित किए जाने वाले भावनात्मक संदेश और उत्पादन कार्यक्रम जो हिटलर की उपलब्धता को इष्टतम प्रकाश स्थितियों के साथ समन्वयित करते हैं। प्रत्येक रिकॉर्डिंग एक शौकिया गतिविधि के रूप में प्रच्छन्न एक पेशेवर ऑपरेशन था। इस सामग्री के व्यावसायिक वितरण से पर्याप्त आय हुई, जिसने ईवा की जीवन शैली को आधिकारिक रीच सब्सिडी से स्वतंत्र रूप से वित्त पोषित किया। हॉफमैन ने चुनिंदा तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों को पूरे वार्षिक वेतन के बराबर राशि में बेचा, जिससे एक ऐसा व्यावसायिक नेटवर्क स्थापित हुआ जिसने निजी अंतरंगता को अत्यधिक आकर्षक प्रचार वस्तु में बदल दिया। इस्तेमाल की गई संपादन तकनीकें सिनेमाई कथा की उन्नत समझ को प्रदर्शित करती हैं। ईवा ने विशिष्ट भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए मोन्टाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने शानदार परिदृश्यों में हिटलर की छवियों को मुस्कुराते बच्चों के शॉट्स के साथ बदल दिया। जर्मनी की ऐतिहासिक नियति के प्रतीकों के साथ घरेलू समृद्धि के दृश्यों को मिलाया और व्यक्तिगत शांति के क्षणों को पूर्ण राजनीतिक शक्ति के सूक्ष्म संदर्भों के साथ जोड़ा। उनके संग्रह में शासन के आपराधिक पहलुओं का दस्तावेजीकरण करने वाली वर्गीकृत सामग्री शामिल है, जिसे कभी भी सार्वजनिक वितरण के लिए नहीं बनाया गया था। ईवा ने उन बैठकों को फिल्माया जहां नरसंहार की नीतियों पर खुलकर चर्चा की गई। समारोहों के दौरान यहूदी पीड़ितों से चुराई गई ट्रॉफियां प्रदर्शित की गईं और निजी रिहर्सल जहां हिटलर ने अपने शब्दों के भावनात्मक प्रभाव को मापने के लिए एकाग्रता शिविरों की तस्वीरों को देखते हुए भाषणों का अभ्यास किया। ये निजी रिकॉर्डिंग इस बात का अकाट्य सबूत देती हैं कि ईवा के पास शासन के अपराधों की विस्तृत और प्रत्यक्ष जानकारी थी। उनकी फिल्मों में पूर्वी विशेष अभियानों के बारे में स्पष्ट बातचीत, अंतिम समाधान की योजना और जातीय सफाई के तरीकों की चर्चाएं शामिल हैं, जो नरसंहार के दस्तावेजीकरण में सचेत भागीदारी को प्रदर्शित करती है। प्रयोगशाला विश्लेषण ने उनकी फिल्मों में रासायनिक हेरफेर की कई परतों की पहचान की। ईवा ने विशिष्ट भावनाओं से जुड़े रंगों को तीव्र करने के लिए रंगीन परिवर्तन का उपयोग किया। उन्होंने घरेलू शांति के दृश्यों के दौरान नीले रंग को बढ़ाया, राजनीतिक उत्साह के क्षणों के दौरान संतृप्त लाल रंग और प्राचीन जर्मन परंपरा के साथ जुड़ाव बनाने के लिए हरे रंग में हेरफेर किया। इन तकनीकों के लिए फोटोग्राफिक रसायन विज्ञान के उन्नत ज्ञान की आवश्यकता थी। बर्गॉफ की भूमिगत प्रयोगशालाओं में पाए जाने वाले विशेष उपकरणों में विशेष प्रभाव वाले उपकरण शामिल थे, जो कई बार ओवर एक्सपोजर के माध्यम से असंभव छवियों के निर्माण की अनुमति देते थे। ईवा ने ऐसी तस्वीरें बनाईं जिनमें हिटलर चमकदार प्रभामंडल से घिरा हुआ दिखाई देता था, जहां अल्पाइन परिदृश्य अलौकिक गुणों को दर्शाता था और जहां नाजी प्रतीकों को ब्रह्मांडीय पूर्व नियति का सुझाव देने के लिए प्राकृतिक तत्वों के साथ एकीकृत किया गया था। उसी समय ईवा ने खुद अभिनीत कामुक फिल्मों का एक संग्रह बनाया जो हिटलर को निजी उपहार के रूप में काम आया। बर्लिन बंकर में तिजोरियों में मिली ये रिकॉर्डिंग विशिष्ट यौन कल्पनाओं को दर्शाती हैं, जिनमें वर्चस्व, अपमान और राजनीतिक प्रतीकवाद शामिल हैं। फिल्मों को पेशेवर रूप से प्रकाशित किया गया था,
विशेष रूप से रचित साउंड ट्रैक के साथ संपादित किया गया था और समकालीन वाणिज्यिक प्रस्तुतियों से बेहतर तकनीकी गुणवत्ता के साथ निर्मित किया गया था। ईवा द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय वितरण नेटवर्क ने युद्ध के दौरान तटस्थ देशों में निजी संग्रहकर्ताओं को अपनी तस्वीरें बेचीं, जिससे विदेशी मुद्रा उत्पन्न हुई, जिसका उपयोग नाजी क्षेत्र में दुर्गम विशेष उपकरणों और लग्जरी सामग्रियों के अधिग्रहण के लिए किया गया। ये लेन देन स्विस बिचौलियों के माध्यम से संचालित होते थे, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए गुमनामी सुनिश्चित होती थी। लेखा अभिलेखों से पता चलता है कि ईवा ने 1935 से 1945 के बीच केवल अपनी छवियों के व्यावसायीकरण के माध्यम से 2 मिलियन से अधिक मार्क जमा किए। इस व्यक्तिगत संपत्ति ने उन्हें जर्मनी की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बना दिया, जिनकी संपत्ति स्थापित उद्योगपतियों और पारंपरिक अभिजात वर्ग से भी अधिक थी। उनकी संपत्ति पूरी तरह से अधिनायकवादी सत्ता तक उनकी विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच के व्यावसायिक शोषण से प्राप्त हुई थी। 1944 और 1945 के दौरान जब जर्मनी की हार अपरिहार्य हो गई, तो ईवा ने लगभग हताशाजनक तत्परता के साथ नाटकीय रूप से अपनी फिल्म निर्माण को तीव्र कर दिया। इस अवधि की रिकॉर्डिंग में तकनीकी गिरावट तो दिखाई देती है, लेकिन भावनात्मक तीव्रता भी बढ़ती है, मानो वह जुनूनी रूप से एक ऐसी दुनिया को संरक्षित करने की कोशिश कर रही हो जो लुप्त होने के लिए अभिशप्त है। इन अंतिम फिल्मों में जानबूझकर ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के तत्व शामिल हैं। उनकी अंतिम रिकॉर्डिंग में संकट बैठकों, आत्मसमर्पण चर्चाओं और नाजी नेताओं के बीच हताशा के क्षणों की व्यवस्थित फुटेज शामिल है। यह सामग्री बताती है कि ईवा अपने अभिलेखों के ऐतिहासिक मूल्य को समझती थी और क्षमादान प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी चिप के रूप में मित्र राष्ट्रों को विशेष दस्तावेज देकर व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए बातचीत करने के लिए तैयार थी। 1945 के बाद इस संग्रह का भाग्य इसकी विरासत की नैतिक जटिलता को दर्शाता है। फिल्मों को अमेरिकी, ब्रिटिश और सोवियत खुफिया सेवाओं के बीच विभाजित किया गया था। भविष्य में प्रचार के उपयोग को रोकने के लिए कुछ रीलों को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था और रिकॉर्डिंग में दिखाई देने वाले सहयोगियों की पहचान की रक्षा के लिए अन्य को दशकों तक गुप्त रखा गया था। 1990 के दशक में किए गए डिजिटल पुनर्स्थापन ने एक व्यापक विश्लेषण की अनुमति दी, जिसने परेशान करने वाले परिणाम दिए। छवियों ने होलोकॉस्ट के अपराधी को मानवीय रूप दिया, उसे नरसंहार का आदेश देते हुए सामान्य घरेलू अभिव्यक्तियां करने में सक्षम दिखाया। सामान्यकृत बुराई के इस दृश्य दस्तावेजीकरण ने सामग्री को संरक्षित करने की सलाह के बारे में नैतिक बहस को जन्म दिया, जो नाजी अपराधियों के मरणोपरांत पुनर्वास को प्रेरित कर सकता है। ईवा द्वारा विकसित तकनीकी नवाचारों ने राजनीतिक दृश्य हेरफेर की समकालीन रणनीतियों को गहराई से प्रभावित किया है। अधिनायकवाद को मानवीय बनाने, राज्य हिंसा को सामान्य बनाने और घरेलू सौंदर्य शास्त्र के माध्यम से विचारधारा का व्यावसायीकरण करने के उनके तरीके समकालीन शासन द्वारा परिष्कृत दृश्य प्रचार के माध्यम से लोकप्रिय वैधता बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों से पहले थे। उनके कैमरों के फोरेंसिक विश्लेषण से स्टीरियोस्कोपिक और हाई डेफिनेशन तकनीक के साथ प्रयोग सामने आए, जो उन्नत सिनेमैटोग्राफिक तकनीकों के सैन्य अनुप्रयोगों को विकसित करने वाले जर्मन वैज्ञानिकों के साथ सहयोग का सुझाव देते हैं। ईवा दृश्य हेरफेर के नए तरीकों पर शोध करने में सक्रिय रूप से शामिल थी, जो व्यक्तिगत उपयोग से आगे बढ़कर सामूहिक सामाजिक नियंत्रण के उपकरण बन गए। उनकी सिनेमाई विरासत एक अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज और प्रचार तकनीकों के लिए एक संचालन मैनुअल है, जो एक खतरनाक प्रासंगिकता बनाए रखती है। ईवा ब्राउन की रिकॉर्डिंग दर्शाती है कि कैसे मासूम सी अंतरंगता अधिनायकवादी विचारधारा के लिए एक वाहन के रूप में काम कर सकती है, निजी क्षणों को सामूहिक हेरफेर के हथियारों में बदल सकती है, जो विनाशकारी प्रभावशीलता के साथ काम करते हैं क्योंकि वे प्रामाणिक और सहज लगते हैं। मूक सहयोगी ईवा होलोकॉस्ट का सामना कर रही है। 1941 और 1944 के बीच ईवा ब्राउन की निजी अनुवादक फ्रेडा वेस्टहॉफ की गवाही 1995 तक गोपनीय रही, जिसके कारण अंततः इसे सार्वजनिक किए जाने पर स्पष्ट हो गए। इसने प्रमुख होलोकॉस्ट ऑपरेशनों में ईवा की प्रत्यक्ष और व्यवस्थित भागीदारी को प्रदर्शित किया। वेस्टहॉफ ने शपथ के तहत गवाही दी कि ईवा न केवल नरसंहार के विशिष्ट विवरणों को जानती थी, बल्कि मारे गए यहूदी पीड़ितों से जब्त की गई संपत्ति के चयन और वितरण में भी सक्रिय रूप से समन्वय करती थी। उनकी भागीदारी के कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक नाजी लूटपाट के सौंदर्य मानकीकरण में उनकी भूमिका थी।
जर्मन संघीय अभिलेखागार में 2003 में खोजे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि ईवा ब्राउन ने एल्बर्ट स्पीयर द्वारा आयोजित अनौपचारिक समितियों में भाग लिया था ताकि यह आकलन किया जा सके कि जब्त की गई कलाकृतियों को रीच विरासत के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि उनके पास कोई औपचारिक पद नहीं था, लेकिन बर्गहोफ में आयोजित निजी बैठकों के दौरान उनकी आवाज सुनी जाती थी, जहां यहूदी संग्रहालयों, आराधनालयों और पारिवारिक संग्रहों से ली गई सांस्कृतिक वस्तुओं की जर्मनिक शुद्धता पर चर्चा की जाती थी। ईवा के हस्तलिखित नोट्स जब्त की गई कला की सूची में भी पाए गए हैं, जिन्हें बाद में नियोजित फ्यूहरर संग्रहालय के लिए लिंच भेजा गया था। इन नोट्स में कुछ टुकड़ों की प्रतीकात्मक उपयुक्तता के व्यक्तिगत विवरण शामिल थे, उदाहरण के लिए सुझाव देते हुए कि यहूदी महिलाओं के चित्रों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कलात्मक पतन के विश्लेषण के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। उनकी भाषा जानबूझकर नैदानिक थी, जो सरल भौतिक जटिलता से परे एक गहरी वैचारिक आंतरिकता का संकेत देती थी। यहूदी संग्रहालय वियना द्वारा 2011 में की गई जांच से पता चला कि ईवा ब्राउन की निजी वस्तुओं के कई टुकड़े, जिनमें चीनी मिट्टी के बर्तन और टेपेस्ट्री शामिल हैं, प्राग और बुडापेस्ट में गेस्टापो द्वारा आयोजित निजी नीलामी में हासिल किए गए थे। ये नीलामी यहूदी संपत्ति पुनर्वितरण प्रणाली का हिस्सा थी, जहां ब्राउन, अधिकारियों की पत्नियां और एनएसडीएपी अधिकारी जैसे खरीदार नाम मात्र की कीमतों पर मूल्यवान वस्तुएं हासिल कर सकते थे। छद्मनामों और कानूनी प्रतिनिधियों के इस्तेमाल से इन अधिग्रहणों को धोया जा सका, जिससे माल की आपराधिक उत्पत्ति छिप गई। यह संलिप्तता विनाश शिविर कमांडेंट के साथ नियमित पत्राचार के माध्यम से संचालित होती थी, जो अपने निजी आवासों में मूल्यवान वस्तुओं की शिपमेंट के समन्वय के लिए सरल कोड का उपयोग करते थे। 1960 के दशक में शोधकर्ताओं द्वारा डिकोड किए गए पत्रों में विशिष्ट अनुरोध शामिल थे। वियना में बौद्धिक परिवारों से संगीत वाद्य यंत्र, एम्स्टर्डम में युवा जोड़ों से आभूषण, क्राको में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की पूरी लाइब्रेरी। ईवा ने जब्त की गई संपत्ति की सचित्र सूची बनाकर रखी, जिसे भौगोलिक उत्पत्ति, मौद्रिक मूल्य और मूल मालिकों की विस्तृत जीवनी सहित मानदंडों के अनुसार व्यवस्थित किया गया। इन सूचियों में निर्वासित परिवारों की तस्वीरों के साथ साथ उनकी संपत्तियों की विस्तृत सूची भी शामिल थी, जिससे भयावह दीर्घायु बनी, जहां ईवा ने अपने पीड़ितों के चेहरों का अध्ययन करते हुए विशिष्ट ट्रॉफियां चुनी। उनके आवासों के लेखा अभिलेखों में सांस्कृतिक मूल्यांकन में विशेषज्ञता रखने वाले सलाहकार के रूप में सेवाओं के लिए रीच जब्ती विभाग से नियमित भुगतान का दस्तावेज है। उनकी विशेषज्ञता सुसंस्कृत नाजी नेताओं के साथ वर्षों तक रहने के दौरान विकसित कला, प्राचीन वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं के गहन ज्ञान से उपजी थी। उन्होंने लूटी गई संपत्तियों में सबसे मूल्यवान वस्तुओं की पहचान करने के लिए इस सौंदर्य शिक्षा का उपयोग किया। सैन्य अभिलेखागार में संरक्षित शिपिंग चालान ओअनश्विट्स, बुचेनवाल्ड, बर्गन-बेल्सन और अन्य विनाश केंद्रों से बर्गहोफ में विशेष पैकेज के साप्ताहिक आगमन को रिकॉर्ड करते हैं। इन शिपमेंट में छोटी वस्तुओं से लेकर पूरा फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र और संपूर्ण पुस्तकालय शामिल थे, जिन्हें ईवा ने व्यक्तिगत रूप से अपने द्वारा विकसित वर्गीकरण प्रणालियों के अनुसार सूचीबद्ध किया था। आंशिक सूची के माध्यम से पुनर्निर्मित उनकी निजी लाइब्रेरी में 1200 से अधिक पुस्तकें थीं, जिन्हें यहूदी बुद्धिजीवियों से जब्त किया गया था। प्रत्येक खंड में मूल मालिकों की पहचान करने वाली बुकप्लेटें थीं। प्रोफेसर, लेखक, डॉक्टर, कलाकार। ईवा ने इन पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से पढ़ा, हाशिए पर टिप्पणियां लिखीं, जो उसके पीड़ितों के बाधित जीवन के प्रति एक रुग्ण आकर्षण को प्रकट करती थीं। ईवा की निजी डायरियों में कब्जे वाले क्षेत्रों में किए गए सफाई अभियानों के स्पष्ट और उत्सवपूर्ण संदर्भ शामिल हैं। 15 जुलाई 1942 की एक प्रविष्टि में उसने लिखा, पोलैंड से 5 बक्से आए। उनमें वॉर्सो के एक संगीत कलाकार द्वारा बनाया गया एक शानदार वायलिन शामिल है। एएच का कहना है कि इसे बजाने वाली उंगलियां कभी भी जर्मन संगीत को दूषित नहीं करेंगी। यह वाद्य अब एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करता है। ईवा और उसकी मां के बीच पारिवारिक पत्राचार में यहूदी संपत्ति के पुनर्वितरण के बारे में विस्तृत चर्चा दर्ज है, जिससे पूरे ब्राउन परिवार को लाभ हुआ। फ्रांजिस्का ने उन्हें विशिष्ट उपहारों के लिए धन्यवाद देते हुए और दोस्तों के लिए अतिरिक्त वस्तुओं का अनुरोध करते हुए लिखा, जिससे पता चलता है कि नरसंहार के बारे में जानकारी और इसके लाभों में भागीदारी व्यवस्थित रूप से पूरे परिवार के दायरे तक फैली हुई थी।
घरेलू कर्मचारियों के विवरण में दैनिक दिनचर्या का वर्णन किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक ट्रॉफियों की छंटाई और औपचारिक प्रदर्शन शामिल है। ईवा ने कैटलॉगिंग पार्टियों का आयोजन किया, जहां चयनित अतिथियों ने नई जब्त की गई वस्तुओं की जांच की, हत्या किए गए मालिकों की संभावित कहानियों पर चर्चा की और इन खजानों पर कब्जा करने वाले अवांछनीय तत्वों के खात्मे का स्पष्ट रूप से जश्न मनाया। ईवा के बहनोई हरमन फेगेलिन ने 1945 में मित्र देशों की पूछताछ के दौरान परिचालन निर्णयों में उसकी भागीदारी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। फेगेलिन के अनुसार ईवा नियमित रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में विशेष अभियानों के लिए योजना बैठकों में भाग लेती थी और विनाश के लिए लक्षित विभिन्न यहूदी समुदायों के सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्य के आकलन में योगदान देती थी। ईवा की फिल्म फुटेज में उन सुविधाओं में फिल्माए गए दृश्य शामिल हैं जिन्हें आधिकारिक दस्तावेजों में जनसंख्या प्रसंस्करण केंद्र के रूप में पहचाना गया है। हालांकि वे प्रत्यक्ष हिंसा को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन वे नरसंहार की रसद को कैद करते हैं। निर्वासित लोगों को ले जाने वाली रेलगाड़ियां, जब्त की गई संपत्ति से भरे गोदाम और चोरी की गई वस्तुओं की सूची को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने वाले प्रशासनिक कर्मचारी। व्यक्तिगत पत्राचार के रासायनिक विश्लेषण से पता चला कि विशेष स्याही का उपयोग किया गया था जो केवल विशिष्ट ताप पर ही दिखाई देती थी। इन छिपे हुए संदेशों में होलोकॉस्ट के परिचालन पहलुओं पर चर्चा की गई थी, जिन्हें नियमित पत्राचार के लिए बहुत संवेदनशील माना जाता था। विभिन्न शिविरों की दक्षता का आकलन, जब्ती प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए सुझाव और संभावित आर्थिक मूल्य के आधार पर पीड़ितों के वितरण की योजना बनाना। मोरेल द्वारा रखे गए चिकित्सा रिकॉर्ड में विशेष गतिविधियों से संबंधित तंत्रिका तनाव के लिए उपचार दर्ज है, जो कब्जे वाले क्षेत्रों में सुविधाओं के दौरे के बाद तीव्र हो गए। हालांकि इस तनाव ने नैतिक आपत्तियों को जन्म नहीं दिया, बल्कि परिचालन दक्षता के बारे में चिंताएं पैदा की। ईवा को चिंता थी कि प्रक्रियाएं बहुत धीमी थीं, कि मूल्यवान संसाधन बर्बाद हो रहे थे, कि लूटपाट पर्याप्त रूप से अनुकूलित नहीं थी। आंतरिक मंडल के भीतर बैठकों के आंशिक रूप से संरक्षित विवरण से पता चलता है कि ईवा नियमित रूप से नस्लीय राजनीति के बारे में चर्चा में भाग लेती थी तथा सांस्कृतिक और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोणों का योगदान देती थी। किस प्रकार की कला को संरक्षित किया जाए, जब्त की गई संपत्ति को कैसे वितरित किया जाए, किन वस्तुओं में इतना ऐतिहासिक मूल्य है कि उन्हें भविष्य में रीच संग्रहालयों में संरक्षित किया जा सके। जब्त की गई संपत्ति को छांटने का काम करने वाले जीवित कैदियों की गवाही में एक सुंदर गोरी महिला की मौजूदगी का वर्णन है, जो व्यक्तिगत रूप से विशेष रूप से मूल्यवान वस्तुओं के चयन की देखरेख करती थी। तस्वीरों के साथ तुलना करने पर इन विवरणों से पुष्टि हुई कि ईवा लूटपाट के कामों में सीधे तौर पर शामिल थी, जिसके लिए विनाश केंद्रों में शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता होती थी। युद्ध के अंतिम महीनों के दौरान ईवा ने आपराधिक संलिप्तता के सबूतों को छिपाने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया। दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने, समझौता करने वाली वस्तुओं को तितर-बितर करने और उन गवाहों को खत्म करने का आयोजन किया जो उसे दोषी ठहरा सकते थे। यह कवर अप अभियान उसकी गतिविधियों की आपराधिक प्रकृति और बाद की जांच की प्रत्याशा के बारे में स्पष्ट जागरूकता को दर्शाता है। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो निर्देश दिए, उनमें उनकी जीवनी के झूठे संस्करण शामिल थे, जिसमें होलोकॉस्ट के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक वैकल्पिक कथा तैयार की थी, जिसमें उन्हें परिस्थितियों का एक निर्दोष शिकार बताया गया था, जो शासन के अपराधों से अनजान था और पूरी तरह से परोपकारी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समर्पित था। इनकार की इस रणनीति ने दशकों तक तीसरे रेह के इतिहास लेखन को प्रभावित किया। 1990 के दशक में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से तटस्थ देशों में गुप्त बैंक खातों का पता चला, जहां ईवा ने व्यवस्थित लूटपाट से प्राप्त लाभ जमा किया था। स्विस बिचौलियों के माध्यम से प्रबंधित इन खातों में संगठित नरसंहार के माध्यम से सीधे प्राप्त समकालीन डॉलर में लाखों डॉलर के बराबर रकम थी। ईवा ब्राउन होलोकॉस्ट में एक परिधीय सहयोगी नहीं थी, बल्कि एक केंद्रीय भागीदार थी, जिसकी जिम्मेदारी निष्क्रिय सहयोग से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष दोष के स्तर तक पहुंच गई थी। उसकी भागीदारी व्यवस्थित, लाभदायक और उत्साही थी, जिसने उसे नाजी शासन के प्रमुख युद्ध अपराधियों में से एक बना दिया, जिसका प्रभाव अंतरंग चैनलों के माध्यम से संचालित होता था, लेकिन अन्य नेताओं की आधिकारिक जिम्मेदारियों से कम विनाशकारी नहीं था। द लास्ट पैक्ट, वेडिंग एट द फॉल ऑन ऑफ द रीच।
अप्रैल 1945 के दौरान फ्यूहरर बंकर में दर्ज की गई बातचीत की पूरी प्रतिलिपि, जिसे केजीबी अभिलेखागार द्वारा सार्वजनिक किया गया, से पता चलता है कि हिटलर के साथ रहने का ईवा ब्राउन का निर्णय रोमांटिक भक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि एक सोची समझी उत्तरजीविता रणनीति का परिणाम था जिसे वह महीनों से विकसित कर रही थी। बंकर के निर्माण के दौरान घुसपैठ किए गए सोवियत श्रवण उपकरणों ने तीसरे रेह के अंतिम क्षणों को बेहद सटीकता के साथ कैद कर लिया। उन दिनों की कम चर्चित घटनाओं में से एक हिटलर द्वारा अपने सबसे वफादार सहयोगियों के लिए अंतिम विदाई रात्रिभोज आयोजित करने का प्रयास था, जिसमें ईवा ब्राउन मुख्य व्यक्ति थीं। 22 अप्रैल 1945 को सैन्य पतन के बीच हिटलर ने बेहतरीन चांदी के बर्तनों के साथ औपचारिक भोजन का अनुरोध किया। ईवा को मेनू चुनने का काम सौंपा गया था, मसले हुए आलू, शतावरी, बिस्कुट और रेड वाइन, और उसने अपने जन्मदिन के लिए आरक्षित गहरे नीले रंग की पोशाक पहनने पर जोर दिया। उस रात्रि भोज के दौरान ईवा बहुत उत्साहित थी, व्यक्तिगत किस्से सुना रही थी और पेय परोस रही थी, जैसे कि यह एक आम सामाजिक सभा हो। कई गवाहों ने कहा कि उसके व्यवहार ने सबसे अधिक युद्ध कठोर अधिकारियों को भी विचलित कर दिया। यह भी महत्वपूर्ण है कि ईवा उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्हें हिटलर ने बिना बताए अपने निजी कमरे में आने की अनुमति दी थी। अपने करीबी लोगों के विपरीत उसे सैन्य चर्चाओं के दौरान भी पूरी पहुंच थी। इससे आंतरिक तनाव पैदा हुआ। मार्टिन बोरमैन और जोसेफ गोएबल्स ने निजी तौर पर टिप्पणी की कि उसकी निकटता कमांड की लय को बाधित करती है। हालांकि हिटलर ने उसे वफादारी और भावनात्मक स्थिरता के प्रतीक के रूप में अपने साथ रखने पर जोर दिया। दूसरी ओर हिटलर के सेवक हेंज लिंगे के निजी नोट्स से पता चलता है कि ईवा ने फ्यूहरर के साथ बिताए अपने वर्षों की सावधानीपूर्वक चुनी गई तस्वीरों के साथ एक फोटो एल्बम तैयार किया था, जिसमें बर्गहॉफ में घरेलू दृश्य, ओबर्सलजबर्ग की यात्राएं और राजनीतिक अभियानों के दौरान निजी क्षण शामिल थे। इस एल्बम को एक सूटकेस में बंद करके ऑटो गूंचे को दे दिया गया था। साथ ही उसे यह भी निर्देश दिया गया था कि उसकी मौत की स्थिति में इसे छिपा दिया जाए। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि ईवा ने 1944-1945 की सर्दियों के दौरान बिचौलियों के माध्यम से सोवियत एजेंटों के साथ गुप्त संपर्क स्थापित किए थे। उसकी मूल योजना हिटलर के साथ जानबूझकर उसे पकड़ने की थी, ताकि वह मित्र राष्ट्रों का एक प्रमुख गवाह बन सके, न कि उसके साथ उसकी मृत्यु हो। उसने शासन के अपराधों पर विस्तृत दस्तावेज तैयार किए थे, जिसमें अन्य नाजी नेताओं को फंसाने वाले सबूत भी शामिल थे, ताकि वह विशेष जानकारी के माध्यम से क्षमादान के लिए बातचीत कर सके। अप्रैल में बर्लिन में उनका आगमन बाहरी संचार के अंतिम पतन के साथ हुआ, जिससे सोवियत मध्यस्थों के साथ संपर्क असंभव हो गया। योजनाबद्ध आत्मसमर्पण को समन्वित करने का कोई तरीका न होने के कारण उन्होंने खुद को एक अप्रत्याशित स्थिति में फंसा हुआ पाया। वह घातक संदेह पैदा किए बिना भाग नहीं सकती थी, वह मित्र राष्ट्रों के संपर्कों से संवाद नहीं कर सकती थी, और उसे इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि हिटलर ने आत्महत्या करने का फैसला किया था, जिससे उसे उसके साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रांसक्रिप्ट में ईवा और मैग्डा गोएबल्स के बीच बातचीत का खुलासा हुआ है, जिसमें उन्होंने संयुक्त आत्महत्या के लिए निराशाजनक विकल्पों की खोज की थी। मैग्डा ने बर्लिन के सीवरों से जुड़ी सर्विस टनल का उपयोग करके भागने के रास्ते की पहचान की थी। हालांकि ईवा ने इन विकल्पों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह समझती थी कि एक ऐतिहासिक गवाह के रूप में उसका मूल्य हिटलर के अंतिम क्षणों को अंत तक दस्तावेज करने पर निर्भर करता है। हिटलर और ईवा के बीच उनके अंतिम दिनों के दौरान रिकॉर्ड किए गए संवाद पारंपरिक कथाओं से बिल्कुल अलग गतिशीलता को दर्शाते हैं। ईवा ने रोमांटिक भक्ति व्यक्त नहीं की, बल्कि हिटलर पर विशिष्ट अपराधों के बारे में विस्तृत स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड करने के लिए व्यवस्थित रूप से दबाव डाला। उसने अंतिम अंतरंग क्षणों को रोमांटिक बातचीत के रूप में प्रच्छन्न पूछताछ सत्रों में बदल दिया। बंकर के अभिलेखागार में पाए गए विवाह प्रमाण पत्रों में अतिरिक्त धाराएं हैं, जिनका बाद की गवाही में कभी उल्लेख नहीं किया गया। ईवा ने व्यक्तिगत संपत्ति के उत्तराधिकार, फोटोग्राफिक अभिलेखागार के नियंत्रण और चयनित दस्तावेजों को उनकी मृत्यु के बाद मित्र देशों के अधिकारियों को सौंपने के लिए स्पष्ट प्राधिकरण के बारे में विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करने पर जोर दिया था। शादी समारोह को ईवा ने गुप्त रूप से उस कमरे में कुछ दिन पहले लगाए गए एक छिपे हुए कैमरे का उपयोग करके फिल्माया था, जहां समारोह आयोजित किया गया था।
1967 में खोजी गई इस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि ईवा ने पूरे समारोह के दौरान पेशेवर संयम बनाए रखा और भविष्य के ऐतिहासिक संदर्भ के लिए हर पल को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया, जिससे साबित होता है कि उसकी शादी भी एक खुफिया ऑपरेशन के रूप में काम करती थी। गवाहों ने बताया कि कैसे ईवा ने अपनी शादी के बाद घंटों बिताकर एक वसीयत तैयार की, जो कि पारंपरिक रूप से बताए जाने वाले सरल दस्तावेज से कहीं ज्यादा विस्तृत थी। इस व्यापक संस्करण में युद्ध अपराधों में शामिल होने की विस्तृत स्वीकारोक्ति, लूटी गई संपत्ति की विस्तृत सूची और नाजी नेताओं के खिलाफ विशेष आरोप शामिल थे, जिन्हें उसने कई सालों के अंतरंग परिचय के दौरान देखा था। अंतिम प्रतिलेखों से पता चलता है कि हिटलर को ईवा के सोवियत एजेंटों के साथ संपर्कों का पता चला था और उसने उसके कथित विश्वासघात के बारे में उससे पूछताछ की थी। ईवा ने जवाब दिया कि उसकी निष्ठा हमेशा ऐतिहासिक संरक्षण के प्रति रही है, न कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा के प्रति, और शासन के बारे में सच्चाई का दस्तावेजीकरण किसी भी व्यक्तिगत नेता की विरासत की रक्षा करने से अधिक महत्वपूर्ण था। संयुक्त आत्महत्या का निर्णय तब लिया गया जब ईवा को एहसास हुआ कि हिटलर ने उसके लिए बनाए गए साइनाइड कैप्सूल के साथ छेड़छाड़ की थी। फोरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि कैप्सूल में धीमी गति से काम करने वाले जहर का मिश्रण था, जो देशद्रोह की सजा के रूप में लंबे समय तक पीड़ा का कारण बनता। हिटलर का इरादा यह सुनिश्चित करना था कि ईवा अपनी उजागर बेवफाई के लिए पीड़ा में मर जाए। ईवा ने इस संभावना का अनुमान लगाया था और अपने संपर्कों के माध्यम से असली कैप्सूल प्राप्त किए थे। ट्रांसक्रिप्ट में वह क्षण कैद है जब उसने हिटलर के विश्वासघात को देखा और नियोजित यातना से बचने के लिए अपनी स्वतंत्र योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अपनी मृत्यु की परिस्थितियों और समय पर नियंत्रण बनाए रखा। अंतिम रिकॉर्ड किए गए मिनटों से पता चलता है कि ईवा ने बचे हुए समय का उपयोग उन दस्तावेजों को नष्ट करने में किया जो निर्दोष परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के लिए खतरा पैदा कर सकते थे, जबकि शासन के प्रमुख अपराधों के सबूतों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया। उसकी आत्महत्या एक सुनियोजित कदम था ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि बाद में ऐतिहासिक शोध के लिए कौन सी जानकारी बची रहेगी। उसके शरीर को संभालने के लिए उसने जो निर्देश छोड़े थे, उनमें विशिष्ट संरक्षण विधियां शामिल थीं जो भविष्य में फोरेंसिक पहचान सुनिश्चित करेंगी। उसने बंकर कर्मियों के साथ गुप्त रूप से समन्वय किया था ताकि मित्र देशों की जांच में मदद करने वाली प्रक्रियाओं का पालन किया जा सके, जिसमें दंत नमूनों को संरक्षित करना और घटनास्थल की तस्वीरें लेना शामिल था। सोवियत रिकॉर्ड पुष्टि करते हैं कि एनकेवीडी एजेंटों ने वास्तव में ईवा द्वारा उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री बरामद की थी। गुप्त दस्तावेजों की तस्वीरों वाली माइक्रोफिल्में, समझौता करने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग और उन अपराधों के बारे में लिखित गवाही जो उसने देखी थी। इस साक्ष्य ने नाजी अपराधियों के बाद के मुकदमों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। फोरेंसिक जांच से पता चला कि ईवा ने साइनाइड के अलावा कई अन्य पदार्थों का सेवन किया था, उत्तेजक और दर्द निवारक दवाओं का एक संयोजन जो सामान्य से अधिक समय तक चेतना बनाए रखता, जिससे उसे अंतिम कार्य पूरा करने में मदद मिलती, जबकि जहर धीरे धीरे असर करता। अंतिम दस्तावेजीकरण के लिए उपलब्ध समय को अधिकतम करने के लिए उसकी मौत की योजना बनाई गई थी। डीएनए विश्लेषण ने ईवा के अवशेषों की प्रामाणिकता की पुष्टि की, जबकि अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति का खुलासा किया जो उसके अंतिम क्षणों के दौरान विशेष कागज पर दस्तावेजों के भस्म होने का संकेत देते हैं। उसने ऐतिहासिक संरक्षण के लिए बहुत समझौता करने योग्य माने जाने वाले विशिष्ट साक्ष्यों को नष्ट कर दिया था। जांच के अंतिम घंटों में लिखे गए और 1989 में खुदाई के दौरान मिले ये पत्र मित्र राष्ट्रों के विशिष्ट शोधकर्ताओं को संबोधित थे, जिनके नाम उन्होंने गुप्त संपर्कों के माध्यम से प्राप्त किए थे। उन्होंने छिपी हुई फाइलों, गुप्त बैंक खातों और सहयोगियों के स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की, जो अतिरिक्त गवाहों के रूप में काम कर सकते थे। उनकी मरणोपरांत रणनीति में कई चैनलों के माध्यम से जानकारी वितरित करना शामिल था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका संस्करण भविष्य के नाजी इतिहास लेखन को प्रभावित करेगा। उन्होंने अलग अलग दर्शकों के लिए अलग अलग गवाही तैयार की थी। एक संस्करण सोवियत शोधकर्ताओं के लिए, दूसरा अमेरिकी अधिकारियों के लिए और तीसरा अकादमिक इतिहासकारों के लिए। प्रत्येक को प्राप्तकर्ताओं की विशिष्ट रुचियों के अनुसार तैयार किया गया था। उनके द्वारा संरक्षित दस्तावेजों में शासन के अपराधों में व्यापारियों, बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं की संलिप्तता के साक्ष्य शामिल थे। उनकी मृत्यु ने उनके प्रभाव को समाप्त नहीं किया,
बल्कि योजनाबद्ध खुलासों का एक मरणोपरांत अभियान शुरू किया, जो कई स्थानों पर छिपी सामग्रियों के नियंत्रित रिलीज के माध्यम से दशकों तक जारी रहा। ईवा ब्राउन की मृत्यु एक रोमांटिक पीड़ित के रूप में नहीं हुई, बल्कि अपनी खुद की ऐतिहासिक अमरता के निर्माता के रूप में हुई। आत्महत्या को एक वृत्तचित्र परियोजना के अंतिम कार्य के रूप में इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने वर्षों से व्यवस्थित रूप से विकसित किया था। उनकी मृत्यु ने उनकी शारीरिक मृत्यु के बाद भी ऐतिहासिक कथा को नियंत्रित करने की रणनीति की परिणति का प्रतिनिधित्व किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि घटनाओं का उनका संस्करण आधुनिक इतिहास में सबसे अधिक आपराधिक शासन की बाद की समझ को प्रभावित करेगा।